दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रियलिस्टिक मूवी को लेकर आया हूँ। आज तक आपने कई सस्पेंस थ्रिलर से लेकर हॉरर तक और ड्रामा से लेकर इमोशनल तक कई तरह की मूवीज को देखा है, लेकिन आज जो मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक मूवी से ज्यादा सच्चाई को शो करती है और हमें दिखाती है कि ये दुनिया असल में वैसी नहीं चलती जैसे हमें अक्सर मूवीज में दिखाया जाता है। तो चलिए, इससे ज्यादा कुछ मैं और डिस्क्लोज नहीं करूंगा और सीधा आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलूंगा, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हम सर्वरन नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी बेटी भूमिका के साथ एक ऑटो में कहीं जा रहा होता है। अब स्टोरी आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ जरूरी चीजें बता देता हूँ, जो कि मूवी में दिखाई नहीं गई लेकिन बताई गई हैं। असल में सर्वरन एक बहुत ही आम इंसान है, अभी से नहीं बल्कि अपने बचपन से। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, जिसके बाद ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और आखिर में शादी भी कर लेते हैं। फिर 1 साल बाद इनको एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वो रखते हैं भूमिका और प्यार से उसे भूमि बुलाते हैं। लेकिन फिर इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है, क्योंकि एक दिन जब उसकी बीवी कुएं से पानी के लिए जाती है तो वहाँ उसका पैर फिसल जाने की वजह से वो कुएं में गिर जाती है और डूबकर मर जाती है। फिर उस दिन के हादसे के बाद से सर्वरन खुद को उबार नहीं पाता। हालांकि उसके ऊपर अब अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी होती है, लेकिन क्या करें, कभी कभी कोई इंसान ऐसा भी होता है जो कितना भी चाहे लेकिन खुद को डिप्रेशन से नहीं बचा पाता। और ऐसा ही कुछ हाल इस सर्वरन का होता है। इसी वजह से इसको बीमारियां भी घेर लेती हैं और फिर धीरे धीरे इसके शरीर में कमियां आने लगती हैं, जिसके चलते ये अपनी सुनने की शक्ति भी खो देता है। और इसीलिए प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसके कान में मशीन लगी हुई है, जिसकी मदद से उसे सुनाई देता है। खैर, अब आते हैं मूवी पर, जहां सर्वरन के गांव में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। इसलिए अपनी बेटी भूमि के फ्यूचर के लिए सर्वरन उसको लेकर आज चेन्नई चला जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जिस ऑटो से बाप बेटी यहाँ पर आए थे, उस ऑटो वाले को सर्वरन पर्सनली भी जानता है। ऊपर से उसका सोचना था कि अगर मैं जगह जगह जाकर किराए का घर देखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि इस ऑटो वाले को आसपास के इलाके की पूरी जानकारी होगी। इसलिए सर्वरन उससे कहता है कि भाई, तुम्हें हमारे लिए एक अच्छा सा घर दिखा दो, आखिर तुम्हें तो सारी जगहें पता होंगी। तो इस तरह वो ऑटो वाला सर्वरन को एक घर पर ले जाता है, लेकिन उस घर का किराया कुछ ज्यादा ही होता है। इसलिए सर्वरन उससे कहता है कि भाई, ये घर तो मेरे बजट से बाहर है, इसीलिए थोड़े सस्ते इलाके में ले चलो। तो ऑटो वाला अब सर्वरन को दूसरे इलाके में ले जाता है, जहां उसे वो घर पसंद आ जाता है। ऊपर से इसका किराया भी पिछले घर से काफी कम था, इसलिए सर्वरन फौरन इस घर के लिए हाँ कर देता है। खैर, इसके बाद जब सर्वरन और वो ऑटो वाला इसी घर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी अचानक बाबू नाम का एक लड़का इन दोनों को टक्कर मारकर वहाँ से जल्दी जल्दी में निकलने लगता है। और हमें पता चलता है कि इस बाबू का घर भी बगल में ही है। अब बाबू बिना सॉरी बोले उल्टा इन दोनों को ही डांटने लगता है कि तुम दोनों रास्ते में क्यों खड़े हो। लेकिन तभी सर्वरन उस ऑटो वाले से पूछता है कि क्या हमारे घर के पास में ये पागल लड़का भी रहता है। तो ऑटो वाला कहता है कि अरे यार, आज के जमाने में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन ऐसे पागल लड़के लड़कियां और आदमी औरत तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, इसलिए तुम्हें बस इनको इग्नोर करना है। फिर रात होने के बाद जब सर्वरन और भूमिका उस घर में सो रहे होते हैं, तो भूमिका अपनी माँ को याद करते हुए अपने पिताजी से कहती है, पापा, अगर माँ जिंदा होती तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते, है ना। वो आगे कहती है कि भगवान बहुत खराब है, पता नहीं क्यों हमें इतनी मुश्किलें दे दी। तो सर्वरन कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक समय की बात है जब एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा होता है, तो उस रास्ते में चारों तरफ फूल ही फूल होते हैं और इसीलिए वो आदमी उस मुलायम रास्ते को चुनकर गुजरने लगता है। तभी उसे अपने बगल में भगवान के पैरों के निशान भी नजर आते हैं, लेकिन वो आदमी भगवान को इग्नोर करके उसी मुलायम रास्ते पर चलने लगता है, जबकि भगवान के वो निशान धीरे धीरे उससे दूर होते जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जब फूलों वाला रास्ता खत्म हो जाता है, तो अचानक से गर्म रेत उसके पैरों के नीचे आने लगती है, जिससे उस आदमी को तकलीफ होने लगती है। तो अब ऐसे कठिन रास्ते को देखकर वो आदमी अब भगवान को ही गालियां देने लगता है और अनाप शनाप बोलने लगता है कि आखिर क्यों भगवान ने मुझे ऐसे रास्ते तक पहुंचा दिया। तभी अचानक भगवान उसके सामने आकर कहते हैं, जब तुम फूलों के रास्ते से गुजर रहे थे तो तुमने मुझे इग्नोर किया, जबकि मैं तुम्हें सही रास्ते की तरफ ले जा रहा था, जिस पर आगे जाकर ठंडी मिट्टी थी, ना कि ये गर्म रेत। लेकिन जैसे ही तुम कठिन रास्ते से गुजरने लगे तो अचानक मैं तुमको याद आ गया। और सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के सारे इंसान लगभग ऐसे ही हैं, क्योंकि खुशी के समय वो लोग मुझे याद तक नहीं करते, लेकिन जब उनकी जिंदगी में दुख आता है तो उन्हें मेरी याद आने लगती है।
और फिर सारा दोष मुझे देने लगते हैं। और इसी बीच वो उसको दोहा सुनाते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस तरह अब ये कहानी बताते हुए सरवरन कहता है, बेटा हम जिस भी तरह जिंदगी जिए हमें कभी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज का सही समय आता है। अब सुबह होने के बाद सरवरन भूमिका को लेकर उस ऑटो ड्राइवर से मुलाकात करने जाता है, क्योंकि आज वो उसे कहीं पर काम दिलवाने वाला था। इसके बाद वो ऑटो ड्राइवर सरवरन को एक दूसरे आदमी के पास लेकर जाता है, जो सरवरन को मूवी के पोस्टर्स चिपकाने का काम देता है। अब वो आदमी सरवरन को सारा काम समझाता है और साथ ही उसके पास एक पुरानी बाइक होती है, तो वो उसे भी सरवरन को यूज करने के लिए दे देता है, ताकि उसका काम जल्दी हो सके। इस तरह से सरवरन शहर में रहते हुए अपना काम शुरू कर देता है और अगले ही दिन अपने मालिक से एडवांस लेकर वो भूमिका का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देता है। फिर एक दिन जब सरवरन भूमिका को स्कूल से पिक करता है, तो भूमिका उससे कहती है कि पापा, जब मैं वॉशरूम गई थी तो मुझे अपने ड्रेस के पीछे थोड़ा सा ब्लड नजर आया था। तो ये सुनने के बाद सरवरन थोड़ा शॉक्ड रह जाता है और फौरन भूमिका को लेकर एक लेडी डॉक्टर के पास जाता है। अब वो उससे कहता है कि मैडम, मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस बारे में कुछ समझा नहीं सकता। असल में आज मेरी बेटी को वॉशरूम के समय ब्लड आ गया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी मैच्योर हो गई है। तो आप जरा एक बार उसे चेक कर लीजिए और उसी हिसाब से उसे थोड़ा समझा दीजिए, क्योंकि बाप होने के नाते मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या समझाऊं। अब ये सुनकर डॉक्टर पहले तो खुद सरवरन को कंफर्टेबल करने लगती है और उससे कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। इस तरह अब वो डॉक्टर भूमिका को अंदर ले जाकर उसका चेकअप करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर आते ही डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें होती हैं, जिसे देखकर सरवरन पूछता है कि क्या हुआ मैडम, आप परेशान क्यों दिख रही हैं? तो डॉक्टर उससे कहती है कि थोड़ा देर रुकिए, अभी आपकी बेटी के कुछ और टेस्ट करने बाकी हैं। इस तरह वो नर्स को बुलाकर भूमिका के और कुछ टेस्ट करवाने लगती है। अब सरवरन ये सब देखकर बहुत घबराने लगता है कि आखिरकार मेरी बेटी को क्या हुआ होगा, कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं। फिर थोड़ी देर बाद भूमिका के टेस्ट खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर भूमिका को बाहर भेज देती है और उसे वहीं पर वेट करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो सरवरन को अपने पास अकेले में बुलाकर हिचकिचाते हुए कहती है कि आपकी बेटी असल में मैच्योर नहीं हुई, बल्कि भूमिका के साथ किसी ने गलत काम किया है। अब ये सुनते ही सरवरन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत दुखी होने लगता है। इसी बीच वो डॉक्टर से कहता है कि मैडम, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी, आप प्लीज एक बार और चेक करिए, क्योंकि अगर भूमिका के साथ ऐसा कुछ होता तो वो किसी को तो बताती, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो डॉक्टर उससे कहती है कि मैं खुद कई बार कंफर्म कर चुकी हूँ, उसी के बाद आपको बता रही हूँ, इसलिए दोबारा टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ये सच है कि उसके साथ गलत काम हुआ है और ये भी सच है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि जिसने भी उसके साथ ये गलत काम किया है उसने पहले भूमिका को बेहोश किया है, ताकि उसे भी पता ना चल सके। ये सुनकर सरवरन कहता है कि डॉक्टर, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक आम आदमी हूं, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पुलिस वालों के पास जाऊं? तो डॉक्टर उससे कहती है कि आपको करना तो यही चाहिए, लेकिन अगर आप पुलिस वालों के पास जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर वो लोग तुमको और तुम्हारी बेटी को शांति से रहने नहीं देंगे। वो ये भी कहती है कि इसी के साथ फ्यूचर में आपकी बेटी को शायद कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ये समाज उस आदमी से ज्यादा भूमिका को परेशान करेगा। तो सरवरन पूछता है कि मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं, कि मैं चुप रहूं और मेरी बेटी के साथ जिसने ऐसा किया उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं? तो डॉक्टर कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। जरा इस तरह से सोचिए कि जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं और कोई पागल कुत्ता हमें काट लेता है तो हम क्या करते हैं? सीधे हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन लगवाते हैं, ना कि पहले उस कुत्ते को मारने के बारे में सोचते हैं। तो ठीक ऐसे ही इस मामले को भी ले लीजिए, इसलिए पहले अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि वो सबसे पहले जरूरी है, और फिलहाल इलाज होने तक इस मामले को भूल जाइए, क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो शायद वो लोग आपकी बेटी को भी मार सकते हैं। ये सुनकर सरवरन एक मजबूर बाप की तरह डर जाता है। वो कोई पिक्चर का हीरो नहीं है जो अपनी बेटी का बदला लेने हथियार लेकर सीधा चला जाएगा। वो एक आम पिता है जो समाज के सामने मजबूर है, असहाय है, और उसे पता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि अब डॉक्टर उससे कहती है कि जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, इसलिए अब आगे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि ये बात आप अपनी बेटी को मत बताइएगा, और अगर उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़े तो उसे मेरे पास ले आइएगा, मैं सब संभाल लूंगी।
इसके बाद जब सरवरन अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस जा रहा होता है, तभी रास्ते में अचानक उसे एक पुलिस स्टेशन नजर आता है। वो सोचने लगता है कि अभी जाकर मैं कंप्लेंट करूंगा, लेकिन तभी उसको डॉक्टर की बातें याद आने लगती हैं और उसे अंदाजा लग जाता है कि अगर मैं पुलिस वालों के पास गया तो मामला और बिगड़ सकता है और मेरी बेटी की जान पर भी आफत आ सकती है। इस तरह से वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि जब भूमिका सो रही होती है तो बेचारे सरवरन को नींद नहीं आती, क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहता है कि पता नहीं किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा काम किया। वो बार बार यही सोचता है कि आखिर आगे जाकर मैं अपनी बेटी को क्या जवाब दूंगा, उसे क्या बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ था। और इस तरह अब उसकी पूरी रात निकल जाती है। फिर अगली सुबह जब सरवरन अपने काम के लिए जाने लगता है तो तभी अचानक भूमिका जाग जाती है और एकदम से पूछती है कि पापा बताओ अब उसका क्या करेंगे। तो सरवरन ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, किसको बेटा, आखिर किसके बारे में बात कर रही हो, किसका क्या करेंगे। तो भूमिका साफ साफ कहती है, वही पापा जिसने मेरे साथ गलत काम किया, उसका हम लोग क्या करेंगे। अब भूमिका के मुंह से ये सुनते ही सरवरन के होश उड़ जाते हैं और एक पल के लिए वो स्टैच्यू बनकर यही सोचने लगता है कि आखिर भूमिका को ये बात पता कैसे चली। तभी भूमिका कहती है कि पापा जब डॉक्टर आपसे बात कर रही थी तब मैंने सब सुन लिया था, और पापा हम उस आदमी को पागल कुत्ता समझकर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है तो कल किसी और दूसरी लड़की के साथ होगा, इसीलिए हमें उस पागल कुत्ते को सबक सिखाना ही पड़ेगा पापा। अब भले ही सरवरन अभी भी दुखी था और अपनी बेटी को लेकर परेशान था, लेकिन फिलहाल उसे अपनी बेटी की हिम्मत को देखकर थोड़ी राहत मिलती है और इसी हिम्मत के साथ अब वो भूमिका से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें याद है कि वो सब तुम्हारे साथ कब हुआ, तुम कहाँ पर थी और समय क्या था। अब भूमिका उससे कहती है कि पापा मुझे ये तो याद नहीं कि वो सब मेरे साथ कब हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद मुझे इसके बारे में पता चला, क्योंकि पहले मैं उस दर्द को पेट का दर्द समझ रही थी, लेकिन फिर वो दर्द बढ़ता चला गया और ब्लीडिंग भी होने लगी, तब जाकर मैंने आपको बताया। अब ये सुनकर सरवरन कहता है कि बेटा फिर मुझे ये बताओ कि आखिर उस 2 दिन पहले क्या हुआ था और तुम्हें उस बारे में क्या क्या अच्छे से याद है। तो इस तरह अब भूमिका रोते रोते इस बारे में बताने लगती है और अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले सुबह सुबह सरवरन के फोन का अलार्म बजने लगता है, जो कि वो रोज जल्दी उठने के लिए लगाता था ताकि समय से अपने काम पर पहुँच सके। तो उस सुबह जब अलार्म को सुनकर भूमिका अपने पापा को जगाती है तो हम देखते हैं कि ठीक उसी वक्त उनका वो पड़ोसी लड़का बाबू आसपास के लोगों की बाइक में से पेट्रोल चोरी कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच 2 आदमी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि आए दिन पेट्रोल की चोरी से वो तंग आ चुके थे और इसीलिए वो आज बाबू को फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट उसके घर तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो बाबू को पकड़ने वाले होते हैं, ठीक उसी मोमेंट पर बाबू अपने चुराए हुए पेट्रोल की बोतल को चुपचाप सरवरन के घर में फेंक देता है ताकि वो लोग उस पर शक ना करें। इस तरह जब वो आदमी बाबू को पकड़ लेते हैं तो बाबू उल्टा उन्हीं पर हावी होने लगता है कि किस पेट्रोल की बात कर रहे हो, मैं तो एक शरीफ लड़का हूँ, क्या मैं तुम्हें शक्ल से चोर दिखाई देता हूँ, क्यों सुबह सुबह दिन खराब कर रहे हो, वैसे भी जिंदगी में टेंशन बहुत है। तो ये सुनकर उन लोगों को लगता है कि वो बेवजह बाबू पर शक कर रहे हैं और असली चोर कहीं भाग गया है, इसलिए अब वो बिना बहस किए बाबू को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी और सुबह होने के बाद जब भूमिका नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है तो हम नोटिस करते हैं कि वहीं सामने बैठा बाबू भूमिका को घूरता ही रहता है। और इसके बाद जब भूमिका रेडी हो जाती है तो सरवरन उसे उसके स्कूल में ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। फिर स्कूल पहुंचकर सरवरन बाहर गेट पर किसी आदमी का एक बड़ा सा पोस्टर देखता है और उसे देखकर वो भूमिका से पूछता है कि बेटा इतना बड़ा पोस्टर स्कूल के अंदर आखिर क्यों ले जाया जा रहा है, आखिर ये आदमी कौन है। तो भूमिका उससे कहती है कि पापा इस आदमी का नाम चक्रवर्ती है और इनका नाम अखबार में भी छपा है, क्योंकि इन्होंने हमारे स्कूल को 50 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। ये सुनकर सरवरन कहता है कि अरे फिर तो ये बहुत बड़े आदमी होंगे। तो भूमिका जवाब देती है कि हाँ पापा, इसलिए तो हमारे स्कूल का नाम अब इन्हीं के नाम पर रखा जाने वाला है। और इतना ही नहीं, चक्रवर्ती सर को वेलकम करने के लिए कल हमारे स्कूल में बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होने वाला है, जिसके लिए मैं भी भरतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब ये जानकर सरवरन को बहुत खुशी होती है कि उसकी बेटी पढ़ने के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज में भी आगे रहने की कोशिश करती है। अब सरवरन उसको छोड़कर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी भूमिका उससे कहती है कि पापा आप तो ऐसे ही चल दिए, मैंने अभी आपसे अपनी परफॉर्मेंस की बात की, तो क्या आप शाम को जल्दी आकर मेरी प्रैक्टिस नहीं देखोगे। तो सरवरन ये सुनकर हंसते हुए कहता है कि अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब तुमने मुझे अभी ये बताया तभी मैंने सोच लिया था कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस देख सकूं। फिर ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद शाम को हम देखते हैं कि सरवरन सच में भूमिका को जल्दी से पिक करने आ जाता है और उसको ले जाने से पहले उसकी पूरी प्रैक्टिस को ध्यान से देखता है। इस बीच उसे अपनी वाइफ
की याद भी आ रही होती है, जो भूमिका के बचपन में उसे बड़ा होकर डांस करने के लिए कहा करती थी। अब भूमिका की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब वो वापस अपने घर जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक स्कूल का प्यून भूमिका के सामने आता है और उसके गालों को हल्के से टच करते हुए कहता है, बहुत खूब बेटा, तुमने आज बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया। देखकर लग नहीं रहा था कि तुम प्रैक्टिस कर रही हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यही तुम्हारी असली परफॉर्मेंस है। अब इसी बीच भूमिका के पीछे ही उसकी क्लास टीचर भी आ रही होती है, जो प्यून को इस तरह भूमिका के गालों को टच करते हुए देखकर उसे डांटने लगती है कि आखिर तुम ऐसे एक लड़की को टच कैसे कर सकते हो। तो प्यून कहता है कि मैडम, आप गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो बस भूमिका को उसकी प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट किया था। तो टीचर कहती है कि कुछ भी हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आगे से ख्याल रखना। तो इस तरह अब प्रेजेंट में सरवरन ये अंदाजा लगाने लगता है कि शायद उस प्यून या बाबू ने ही मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया होगा। अब सीन वापस फ्लैशबैक में उसी दिन शाम को शिफ्ट होता है, जब प्रैक्टिस के बाद भूमिका अपने घर पर आ चुकी थी और सरवरन भी उसको ड्रॉप करने आया था। फिर हम देखते हैं कि सरवरन भूमिका को घर पर ड्रॉप करके कहता है कि बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए घर पर ही रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इसके बाद जब सरवरन घर से चला जाता है तो हम नोटिस करते हैं कि बाबू फौरन उसके घर की तरफ भागता है, क्योंकि आज उसने जो पेट्रोल की बोतल सरवरन के घर में फेंकी थी वो उसे हर हालत में वापस लेनी थी। तो इस तरह वो भूमि के घर आकर अपनी बोतल को हासिल कर लेता है। लेकिन इसी बीच बाबू एक चॉकलेट खा रहा होता है और जब भूमिका उसे वो खाते हुए देखती है तो बाबू उसे वो चॉकलेट खाने के लिए दे देता है। हालांकि भूमिका उससे मना करती है कि उसे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, लेकिन फिर बाबू उसे धमकाने लगता है, जिसके बाद भूमिका वो चॉकलेट खाने लगती है, जिसके बाद बाबू वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में भूमिका इससे आगे कुछ बता पाती उससे पहले सरवरन उससे पूछता है कि बेटा, क्या तुम उस चॉकलेट को खाकर सो गई थी? तो भूमिका उससे कहती है कि हाँ पापा, वो चॉकलेट खाने के बाद मैं आराम से सो गई थी, क्योंकि मैं पहले से थकी हुई थी। अब सरवरन ये सुनकर सोचने लगता है कि इसका मतलब बाबू ने ही ये कांड किया है, इसलिए अब वो फौरन बाबू के घर जाकर उसको बाहर आने को कहता है। लेकिन जब बाबू बाहर नहीं आता तो सरवरन खुद उसके घर में घुस जाता है और उसके घर के लोगों से पूछता है कि बाबू कहाँ पर है, मुझे उससे बात करनी है। अब उसके गुस्से को देखकर बाबू के घर वाले यही सोचने लगते हैं कि शायद बाबू ने सरवरन के घर से भी कुछ चोरी किया होगा, क्योंकि उन्हें बाबू की आदत पता थी। इसलिए अब वो लोग सरवरन से कहते हैं कि बाबू कहाँ पर है वो तो हमें फिलहाल नहीं पता, क्योंकि 2 दिन से वो घर पर भी नहीं आया, इसलिए अगर आपको नजर आए तो खुद हमें आकर बताना। तो इसके बाद अब सरवरन और भूमिका बाबू को जगह जगह ढूंढते रहते हैं, जैसे कि उसके वर्किंग प्लेस पर, कई मॉल्स के बाहर, चौराहों पर, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आता। इसके बाद जब सरवरन और भूमिका वापस घर आते हैं तो सरवरन उससे कहता है कि बेटा, अगले दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस था, तो उस दौरान क्या हुआ था, अब तुम मुझे वो सब बताओ। तो इस तरह अब भूमिका उसे उस दिन के बारे में भी बताने लगती है, जिसके बाद सीन वापस फ्लैशबैक में चला जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भूमिका के स्कूल में फंक्शन होने की वजह से वो उस दिन अच्छे से रेडी होती है अपनी भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस के लिए। इसी बीच सारे बच्चों के पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन सरवरन अभी तक नहीं आया होता, जिस वजह से भूमिका अपनी मैडम का फोन लेकर सरवरन को फोन करने लगती है ताकि उसे जल्दी बुला सके। लेकिन सरवरन का फोन उस वक्त स्विच ऑफ जा रहा होता है, जिसे देखकर अब भूमिका बहुत निराश हो जाती है कि आज उसके पिता उसका परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सरवरन की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से वो बेचारा पेट्रोल पंप की तलाश करता रहता है और पैदल ही बाइक को लेकर इधर उधर पागलों की तरह घूम रहा होता है। लेकिन तभी अचानक सरवरन को याद आता है कि मुझे फौरन स्कूल जाकर भूमिका का परफॉर्मेंस देखना होगा, पर हम देखते हैं कि काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ भूमिका की बारी आ जाती है और वो स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस देने लगती है, और इस तरह जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और वो फंक्शन भी खत्म हो जाता है तो भूमिका वापस अपने घर जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी वो स्कूल का पियून आज उसे वापस रोक लेता है और उसे अपने पास बुलाकर कहता है, अरे बेटा, तुम यही कपड़े पहनकर घर क्यों जा रही हो, तुम्हारी ड्रेस कहाँ है? तो भूमिका उससे कहती है कि अरे अंकल, मेरे पापा ने मेरा परफॉर्मेंस नहीं देखा, इसलिए आज मैं अपना ड्रेस दिखाने के लिए ही ऐसे घर पर जा रही हूँ। तो ये सुनकर पियून उससे कहता है कि अरे बेटा, तुम्हारा ड्रेस फटा हुआ है, इसलिए ऐसे जाना ठीक नहीं, तो तुम अभी दूसरे कमरे में जाकर अपनी ड्रेस बदल लो। तो इस तरह से अब भूमिका अपने कपड़े बदलने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाने लगती है और वहीं हम देखते हैं कि वो पियून भी उसके पीछे पीछे आने लगता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर प्रेजेंट डे पर जब भूमिका ये सब बता रही होती है कि तभी सरवरन और भूमिका को ये बात पता चलती है कि बाबू अपने घर पर वापस आ चुका है। इसलिए अब बिना एक पल गवाए सरवरन
फौरन उस बाबू के घर जाता है और उससे बिना कुछ कहे सुने सीधा मारने पीटने लगता है। तभी बाबू अचानक रोते हुए कहता है कि सर मुझे मत मारिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। तो इस तरह वो उसे सब कुछ बताने लगता है। अब सीन यहाँ से दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस फंक्शन के खत्म होने के बाद जब भूमिका वापस अपने घर पर आई थी तो सरवरन उसके पास आकर उसे सॉरी बोलने आता है। पेट्रोल की बोतल लेते वक्त उसने ऐसे ही छोटा समझकर भूमिका को डराया था, लेकिन तभी कमरे के बाहर बाबू दोनों बाप बेटी की बातें सुन लेता है, जहाँ सरवरन भूमिका से कह रहा होता है, बेटा मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। वो ये भी कहता है कि मैंने कल ही अपनी बाइक को फुल करवाया था, लेकिन पता नहीं सारा पेट्रोल कैसे खत्म हो गया, तो बेटा तुम मुझे माफ कर दो, आगे से मैं इन चीजों का और ख्याल रखूंगा। तो अब बाप बेटी की बातें सुनकर बाबू को और भी गिल्ट महसूस होने लगता है कि बेवजह मैंने सरवरन की गाड़ी से पेट्रोल चुराया। इसलिए अब प्रेजेंट में बाबू रोते हुए सरवरन से यही बात कहता है कि सर मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ होगी और आप अपनी बेटी का परफॉर्मेंस देखने नहीं जा पाओगे, मुझे माफ कर दीजिए। अब ये सुनकर सरवरन सोचता है कि मैं तो यहाँ इस लड़के से कुछ और ही पूछने आया था, लेकिन ये तो पेट्रोल की बात कबूल कर रहा है, यानी इसने मेरी बेटी के साथ वो गलत काम नहीं किया। तो यही सोचकर अब सरवरन उसे छोड़ देता है और वापस अपने घर चला जाता है। फिर भूमिका उसे दोबारा उस दिन का इंसिडेंट सुनाने लगती है जब वो पियोन भूमिका के पीछे पीछे आ रहा था और उसी बीच अचानक उस पियोन को हेडमिस बुला लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन तभी भूमिका ये नोटिस करती है कि वहाँ के सारे कमरे तो पहले से ही बंद हैं। फिर आखिर वो ड्रेस कहाँ पर चेंज करेगी। अब इसी बीच उस बड़े आदमी चक्रवर्ती का ड्राइवर भूमिका को देख लेता है और फिर वो उससे पूछता है कि बेटा तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो, सभी बच्चे तो अपने घर जा रहे हैं। तो भूमिका कहती है कि अंकल मेरी ड्रेस असल में फटी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर ड्रेस को चेंज करने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो सारे कमरे बंद हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। फिर वो ड्राइवर थोड़ा सोचकर कहता है कि बेटा तुम एक काम करो, इस कार के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लो, अभी सर को आने में भी देर है और इतने में मैं भी एक सिगरेट पीकर आ जाऊंगा। तो इस तरह से चक्रवर्ती गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद भूमिका कपड़े बदलने के लिए कार के अंदर चली जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद स्कूल का वही पियून उसी कार के पास से गुजर रहा होता है और इतने में उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है, जिसके चलते पियून के हाथ की वॉच नीचे गिर जाती है और खराब हो जाती है, यानी इन अ सेंस उस घड़ी की सुइयां उसी वक्त पर रुक जाती हैं। अब ठीक उसी वक्त पर भूमिका अपने कपड़े चेंज करके गाड़ी से उतरकर घर वापस जाने लगती है और ये देखकर वो पियून यही सोचने लगता है कि आखिर भूमिका उस चक्रवर्ती की गाड़ी से बाहर क्यों आ रही है। तो प्रेजेंट डे पर भूमिका अपनी यही बातें सरवरन को बताती है और उसकी बातें सुनने के बाद सरवरन को शक होता है कि शायद उसकी बेटी के साथ ये सब चक्रवर्ती ने ही किया होगा। तभी भूमिका कहती है कि पापा उस चक्रवर्ती की उम्र तो आपकी जितनी होगी और वैसे भी उसने हमारे स्कूल को इतना बड़ा डोनेशन दिया है, सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, फिर पापा वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। तो सरवरन भूमिका को समझाता है कि बेटा इस दुनिया में हर वो आदमी जो तुम्हारे पापा की उम्र का है वो अच्छा हो ये जरूरी नहीं, और ठीक वैसे ही दुनिया में जो लोग दान करते हैं भले बनने का नाटक करते हैं जरूरी नहीं कि वो भगवान हो। कुछ लोग बाहर से जैसा दिखते हैं अंदर से ठीक उसके उल्टा होते हैं। खैर अब इसी बीच सरवरन उस ड्राइवर पर भी शक करने लगता है। तो भूमिका उससे कहती है कि पापा चाहे वो काम चक्रवर्ती ने किया हो या फिर उसके ड्राइवर ने किया हो, लेकिन हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने भी ये काम किया होगा उसको इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर सरवरन को अचानक कुछ याद आता है और वो भूमिका से पूछता है जब तुम गाड़ी के अंदर गई थी तो उस वक्त टाइम क्या हुआ होगा। लेकिन भूमिका को टाइम का इतना अच्छे से अंदाजा नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। फिर सरवरन को ख्याल आता है कि उस दिन पियोन भी भूमिका से मिला था, इसलिए अब वो दोनों सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं। इसके बाद सरवरन उस पियून से मिलता है और उससे पूछता है कि जब मेरी बेटी उस चक्रवर्ती की गाड़ी में गई थी तो उस वक्त टाइम कितना हुआ था। अब पियून इस बारे में सोचने लगता है और कंफर्म ना होते हुए एक अंदाजे वाला टाइम उसको बता देता है। लेकिन तभी पियून को याद आता है कि जब उस दिन वो उस आदमी से टकराया था तो उसकी घड़ी नीचे गिर गई थी और वो बंद हो गई थी। अब वो खराब घड़ी इस वक्त भी पियून की पॉकेट में होती है, इसलिए जैसे ही वो उस घड़ी को निकालता है तो उसमें शाम के 5:30 बजे होते हैं, क्योंकि गिरने की वजह से वो घड़ी उसी वक्त पर बंद हो गई थी। इस तरह अब सरवरन को अंदाजा हो जाता है कि जब भूमिका उस गाड़ी में गई होगी तो उस वक्त करीब 5 से 5:30 का टाइम हुआ होगा। लेकिन अभी उसको इस बारे में एक और कंफर्मेशन लेनी थी और वो जानता था कि इसमें उसकी मदद कौन कर सकता है।
इसलिए अब वो सीधे अपनी बेटी को लेकर उसी लेडी डॉक्टर के पास आता है और उससे पूछता है कि मैडम, मेरी बेटी के साथ वो गलत काम कितनी बजे हुआ होगा? तो डॉक्टर कहती है कि तकरीबन 5 से लेकर 6 बजे के आसपास हुआ होगा। तो ये सुनते ही सरवरन और भूमिका इसी कंक्लूजन पर आते हैं कि भूमिका के साथ जो कुछ हुआ वो उसी चक्रवर्ती ने किया होगा। इसके बाद ये दोनों बाप बेटी वापस उसी पियोन के पास जाकर चक्रवर्ती के घर का एड्रेस पूछने लगते हैं। अब वो पियोन कहता है कि अरे, उस चक्रवर्ती के 3-4 घर हैं, पता नहीं वो कब किस घर में रहता है। इसलिए अगर आप उस चक्रवर्ती के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो उसके ड्राइवर से जाकर मिलो, क्योंकि उसे उसकी पल पल की खबर रहती है कि वो किस टाइम कहाँ पर रहता है। इस बीच वो पियोन उन्हें ये भी बताता है कि हाल ही में मैंने उसके ड्राइवर से बात की थी और उससे मुझे ये पता चला कि चक्रवर्ती बहुत ही घिनौना किस्म का बंदा है और वो ड्राइवर अपनी फैमिली के लिए चक्रवर्ती के पास जॉब करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वो उसे अच्छे खासे पैसे देता है मुंह बंद रखने के लिए। हालांकि उस ड्राइवर ने सोचा कि वो किसी से उसकी शिकायत कर दे, लेकिन जब उसने देखा कि चक्रवर्ती से कितने बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं तो उसने अपनी फैमिली की वजह से कोई रिस्क नहीं लिया। खैर, अब पियोन यही सब बातें सरवरन को बताते हुए कहता है, आप फौरन उस ड्राइवर से जाकर मुलाकात करो। लेकिन सरवरन के मन में अभी भी डर होता है। भले ही वो अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार से गुस्से में था, लेकिन अभी वो खुद को मजबूर माने बैठा था। और दोस्तों, ऐसा अक्सर आम लोगों के साथ होता भी है। जो लोग कभी गलत के खिलाफ नहीं बोलते, अपना पॉइंट सही जगह पर नहीं रख पाते, वो वक्त आने पर भी कुछ खास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर का डर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए अब वो दोनों वापस घर आ जाते हैं, जहाँ सरवरन एक बार फिर से भूमिका से कहता है, सच में अगर उस चक्रवर्ती ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो उसका हम क्या करें? तो भूमिका कहती है कि पापा, वो चक्रवर्ती जितना भी बड़ा आदमी हो, उसे हम जरूर सबक सिखाएंगे ताकि अगली बार दूसरी लड़की के साथ वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इस बीच दूसरी तरफ हम चक्रवर्ती को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में जाते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और उसकी सारी बातें उसका ड्राइवर सुन रहा होता है। फिर उसी वक्त जब ड्राइवर का काम खत्म हो जाता है तो वो अपने घर वापस जाता है। तभी अचानक सरवरन और भूमिका अपना भेष बदलकर उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं और उस चक्रवर्ती के बारे में पूछने लगते हैं कि आखिर वो चक्रवर्ती कैसा बंदा है, उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कितनी आसानी से इन दोनों ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन सच ये है कि अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये सब इतना आसान नहीं था जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ड्राइवर उनसे कहता है कि मुझे पता था कि उस चक्रवर्ती के कामों की वजह से जरूर कोई ना कोई मेरे पास आएगा, और आज आखिर तुम दोनों मेरे पास आ ही गए उसके बारे में जानने के लिए। वो कहता है कि चक्रवर्ती बहुत ही घिनौना इंसान है, जो दुनिया के लिए तो बहुत ही साफ सुथरा आदमी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक शैतान है। खासकर लड़कियों के मामले में वो बहुत बड़ा हैवान है और साथ ही वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उस पर मर्डर से लेकर और दूसरे कई चार्जेस चल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब ये सुनते ही सरवरन और भूमिका शॉक्ड रह जाते हैं और तभी सरवरन उस ड्राइवर से कहता है, मैंने चक्रवर्ती के बारे में इंक्वायरी किया था और साथ ही तुम ये सब उस चक्रवर्ती को मत बताना कि हम तुम्हारे पास आए थे। तो ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि उस चक्रवर्ती ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया होगा, क्योंकि मैं पहचान गया हूँ कि तुम लोग कौन हो, खासकर तुम्हारी बेटी को, क्योंकि मैं ही तुम्हारी बेटी को उसकी गाड़ी में कपड़े बदलने के लिए बोलकर सिगरेट पीने गया था। तो शायद उसी मोमेंट पर उसने कुछ किया होगा, क्योंकि जब तक मैं वहाँ था वो गाड़ी में नहीं था, और जब तुम्हारी बेटी उस गाड़ी में होगी तो शायद वो भी आ गया होगा और फिर गलत काम करके वापस चला गया होगा। वो कहता है कि मैं इसीलिए श्योर हूँ क्योंकि उस दिन मैंने उसे बार बार कॉल किया था, तो उसका कहना था कि उसे अभी और देर लगेगी, इसलिए वो वहीं पर रहे जहाँ है, और जब वो फोन करे तभी कार के पास आए। इस तरह अब ड्राइवर उनसे कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हें उस चक्रवर्ती के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि वो किस टाइम पर कहाँ रहता है और कहाँ पर आता जाता है। और फिर आखिर में वो उन दोनों को उसका एड्रेस दे देता है। फिर हम देखते हैं कि एड्रेस मिलने के बाद सरवरन और भूमिका उस चक्रवर्ती के गेस्ट हाउस के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। यहाँ वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस टाइम पर आता है और कब जाता है, और ये दोनों इस बीच कब अंदर जा सकते हैं। अब इसी बीच भूमिका उससे कहती है कि पापा, हम किसी आदमी से इस चक्रवर्ती को मरवा सकते हैं। तो सरवरन कहता है कि बेटा, किसी आदमी को देने जितने पैसे हमारे पास नहीं हैं, और साथ ही हम उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि काम खत्म होने के बाद वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है, इसलिए इस हालत में हमें ही सब कुछ करना होगा। फिर भूमिका पूछती है कि हम क्या करेंगे, तो सरवरन कहता है कि पता नहीं, लेकिन कानून की मदद लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आज गिरफ्तार भी हो जाए तो 1 घंटे में वापस घर आ जाएगा। इस तरह जब शाम को सरवरन दुखी होता है तो भूमिका उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर सरवरन कहता है कि बेटा,
इस समय में मुझे तुमसे पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ। लेकिन किस्मत देखो, मैं तुम्हारे सामने किसी को मारने की बातें कर रहा हूँ। आखिर कैसा बाप हूँ मैं। लेकिन मुझे असली दुख इस बात का है कि अगर इस प्रोसेस में मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। तो भूमिका अब उसे समझाती है कि पापा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल ये होगा जरूर। हम जिंदगी भर ऐसे रहे और सोचते रहे कि हमने कुछ नहीं किया तो शायद हमारी जिंदगी हमें जीने भी नहीं देगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम डर पर काबू करें और वही करें जो सही है। तो इस तरह अब दोनों बाप बेटी एक दिन का मुहूर्त निकाल लेते हैं उस चक्रवर्ती को मारने के लिए, और उस रात ये दोनों उस ड्राइवर की मदद से चोरी चुपके उस चक्रवर्ती के घर में घुस जाते हैं। अब अंदर जाकर जब चक्रवर्ती इनको देखता है तो वो कन्फेस भी कर लेता है कि ये सब उसी ने किया है। तो फाइनली ऐसा सुनकर सरवरन उस चक्रवर्ती को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा चक्रवर्ती सरवरन को बहुत मारने पीटने लगता है। जिसके बाद ये बाप बेटी डर के मारे किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं और सरवरन भी बेचारा अब हार मानने लगता है कि मैं इस चक्रवर्ती का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा, और अब अगर मैं मर गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन तभी भूमिका उससे कहती है कि पापा, अगर हमने इसको नहीं मारा तो हमेशा के लिए हम दोनों अंदर ही अंदर मरते रहेंगे। क्या आप अपनी बेटी को ऐसे ही देखना चाहते हो? तो ये सुनते ही पता नहीं क्यों सरवरन का दिमाग एकदम से बदल जाता है और वो अपनी बेटी के लिए ही उठ खड़ा होकर चक्रवर्ती पर जोरदार हमला करता है, जिसे देखकर खुद चक्रवर्ती भी हैरान रह जाता है कि आखिर इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। इसके बाद ये बाप बेटी उस चक्रवर्ती को बांधकर मार देते हैं और फिर घर से बाहर जाने से पहले अपना एक भी सबूत ना छोड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर फाइनली सरवरन हम ऑडियंस से कहता है, आप भी अपने घरों की बेटियों के बारे में सोचिए, उनकी रक्षा आपके हाथों में है, इसलिए जानिए कि क्या वो सेफ हैं या नहीं। और इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ मूवीज नहीं इमोशंस को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।